कोई हर सरकार अपने एजेंडे पे काम करती है, लेकिन जो भटक रहा है वो किस एजेंडे पे काम कर रहा है? वैसे तो बहुत कुछ है, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई आता ही नहीं आती इतने के बाद। हर सरकार अपने एजेंडे पे काम करती है, हर सरकार अपने वोट बैंक के लिए काम करती है। 27 बीघा जिसके पास जमीन है, यानी 1.5-2 करोड़ रुपए की जमीन जिसको है, उसको तो गवर्नमेंट 500 रुपए महीना भत्ता दे रही है, लेकिन जो बेचारा गरीब आदमी है, मजदूर है, उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो और चुनाव का माहौल आ रहा, अब आ रहे हैं, चुनाव होता अपने घर जाकर पड़ते हैं। जो सड़क है हाईवे से जुड़ी, जो हमारे गांव को हाईवे से जोड़ती है, एक तो उस सड़क का बिल्कुल चौड़ीकरण हो और अच्छे से बने वो। माहौल बना हुआ है, यहाँ समाजवादी का माहौल है और किसी का कोई माहौल नहीं। मैं हूँ राहुल कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़ चैनल। आज मैं विधानसभा मीरापुर में हूँ और यहाँ पर उपचुनाव है। उपचुनाव जैसे आप देख रहे हैं, लगातार यहाँ का जो चुनावी माहौल है गर्म है और यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी हैं, आप माने तो अलग अलग जितने प्रत्याशी यहाँ मैदान में हैं, लगातार कैंपिंग कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और हर प्रत्याशी ये चाहता है कि यहाँ के मतदाता मेरे पक्ष में वोट करें। लेकिन मतदाताओं का क्या रुझान है वो जानने के लिए हम यहाँ विधानसभा मीरापुर में पहुँचे हैं। ये जो विधानसभा मीरापुर है ये मुजफ्फरनगर के जिला मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में लगता है। तो हम यहाँ के ग्रामीण, कुछ हमारे साथ में ग्रामीण हैं, यहाँ के मतदाता हैं, हम उनसे जानेंगे कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। मोहम्मद मुरसलीम। मुस्लिम साहब, यहाँ जो चुनावी माहौल है, क्या चुनावी माहौल है यहाँ का? चुनावी माहौल फिलहाल तो हमारे यहाँ तो ये मान के चलो आप, दो ही कैंडिडेटों की टक्कर रहेगी, लोकदल और सपा प्रत्याशी की। अगर मैं आपके गांव की बात करूं तो आपके गांव में कितनी वोट होगी? लगभग वोट 7,000 करीब है हमारे गांव में। 7,000 के करीब यहाँ पे वोट है। कितनी वोट डलती है यहाँ पे? 5,000 के करीब पोलिंग होगा लगभग। 5,000 के करीब। तो यानी दो जो पार्टियां हैं, दोनों गठबंधन से हैं, अलग अलग गठबंधन से हैं। एक सपा गठबंधन से है, दूसरा एनडीए गठबंधन है। तो किसका ज्यादा चुनावी माहौल की तरह ज्यादा असर है यहाँ पे? ज्यादा वोट तो सपा को ही मिलेगी। सपा का ज्यादा असर मानते हैं आप? सपा को ही मिलेगी। अगर मैं सपा की बात करूँ तो यहाँ पे सुम्बुल राणा जी जो है वो चुनावी मैदान में है और वो लगातार कैंपिंग भी कर रही हैं। तो आपके गांव में अच्छा प्रभाव है? हाँ, अच्छा प्रभाव है। ज्यादातर मोमडन वोट है, इस वजह से यहाँ पे सुम्बुल राणा को ही ज्यादा वोट मिलेगी। यहाँ कुछ जैसे ये चुनाव की मैं बात करूँ, यहाँ उपचुनाव है और उससे पहले यहाँ पे जो लोकदल से जो प्रत्याशी थे, यहाँ पे चंदन सिंह चौहान थे लोकदल के प्रत्याशी, और उन्हें वो यहाँ से विधायक बनाए थे आप लोगों ने। लेकिन अगर उनकी बात करूँ तो मैं, अब वो गठबंधन में चले गए हैं, बीजेपी के गठबंधन में चले गए हैं, तो उनका अच्छा असर नहीं है? चंदन सिंह की बात अलग है, दरअसल वो जमीन से जुड़े, जमीनी नेता है, लोगों से जुड़े हुए हैं। अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे तो उनका अलग मामला है, और जो कैंडिडेट है उसका अलग मामला है। चंदन चौहान सिंह से नाराज लगते हैं? नहीं, चंदन सिंह से कोई नाराज नहीं है। वो अगर चुनाव लड़ते, उन्हें हमने विधायक भी बनाए, एमपी भी बनाए, वोट दिए, आज भी उनके पास उनसे लोग जो है खुश है, नाराज नहीं है चंदन सिंह चौहान से। अगर मैं भाजपा एनडीए की बात करूं तो मिथिलेश पाल, वो भी जो नल है, नल के सिंबल से चुनाव लड़ रही हैं, लोकदल की उससे चुनाव लड़ रही हैं। क्या अच्छी प्रत्याशी नहीं है? प्रत्याशी तो सभी अच्छे हैं, बस अब अपने संबंधों की बात होती है। ये राइट क्वेश्चन किया आपने कि अपने अपने संबंधों की बात होती है। मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। खालिद जी, यहाँ जो गांव की कुछ समस्या भी होंगी, क्षेत्रीय समस्या, किसान परिवार से लगता है, आप किसान परिवार से आते हैं? जी, किसान परिवार से आता हूँ, लेकिन मैं यहाँ अध्यापक का काम करता हूँ। मैं आप अध्यापक भी हैं? और समस्या तो ये है, देखो, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को वोट दें, ऐसे उम्मीदवार को वोट दें, जो उम्मीदवार ऐसा हो, कम से कम शिक्षा के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में या सामाजिक ताना बाना, इस चीज़ के बारे में उसकी समझ हो। जैसे मैं अपने गांव की समस्या की बात करूं तो मेरे गांव में अब से 12 साल पहले एक हाई स्कूल बना था, गवर्नमेंट हाई स्कूल। तो मैं ये चाहता हूं कि वो इंटर कॉलेज में कन्वर्ट हो। इतना बड़ा गांव है, 8,000 का पोलिंग है यहाँ, 8,000 मतदाता हैं और 20-21 हज़ार के लगभग जनसंख्या है। तो इतनी जनसंख्या पे एक इंटर कॉलेज तो होना ही चाहिए।
और दूसरी समस्या यहाँ की है जो हाईवे से संपर्क मार्ग है, क्योंकि गांव हमारा ऐतिहासिक है, यहाँ पर ऐतिहासिक शिव मंदिर है, श्रद्धालु आते हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो एक तो जो सड़क है हाईवे से जुड़ी, जो हमारे गांव को हाईवे से जोड़ती है, एक तो उस सड़क का बिल्कुल चौड़ीकरण हो और अच्छे से बने। वो जो विधायक हो कम से कम इस क्षेत्र के अंदर एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की स्थापना जरूर कराए। और एक समस्या और बहुत बड़ी है मेरे क्षेत्र की, कि अगर हमें किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाना है तो कम से कम 30-35 किलोमीटर का सफर करके हम एमबीबीएस डॉक्टर के पास पहुंचे। और इतना लंबा सफर करने में अगर किसी मरीज की क्रिटिकल कंडीशन है तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र का जो विधायक हो कम से कम इस क्षेत्र के अंदर एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की स्थापना जरूर कराए। तो ये समस्याएं शिक्षा, स्वास्थ्य, जब ये और सड़कें, जब ये सब चीजें ठीक होंगी बाकी सब चीजें इनके इर्द गिर्द ही घूमती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरे देश में सड़कों का जो जाल बिछा रही है, उसके पीछे एक स्ट्रेटजी है, एक योजना है कि लोग आसानी से जा सकें, आसानी से लोगों तक पैसा पहुंचा रही है गवर्नमेंट एक मुआवजे के रूप में, और फिर उस पैसे को वापस ले रही है टोल टैक्स के रूप में। यानी एक आर्थिक पुनर्चक्रण है, पैसे का एक समाज के अंदर उसका चक्रण है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो क्षेत्र का विधायक हो उसको समझ हो शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सामाजिक जो समस्याएं हैं उनकी, बस यही है। बाकी सबकी अपनी समझ है, वो किसे वोट करेंगे। तो आपका कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ से कोई विधायक चुना जाए तो वो सामाजिक कार्य करे, क्षेत्र का विकास करे। यहाँ कॉलेज की आवश्यकता है तो उसको इंटर कॉलेज में आप बात कर रहे हैं तो इंटर कॉलेज बन जाना चाहिए। तो इस तरह की आप समस्या विधायक से रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि ऐसा विधायक यहाँ काम करे। आपका क्या नाम? मोहम्मद नाबाद। मोहम्मद नावल। आप क्या चाहते हैं, कैसा विधायक होना चाहिए? अच्छा विधायक होना चाहिए जो गांव की समस्या सुने और लोगों का विचार सुने। गाँव की समस्या सुने और लोगों के विचार सुने और उनका काम निस्तारण करे, उनका काम करे। मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है। जमील साहब, यहाँ क्षेत्र में कैसा चुनावी माहौल आप देखते हैं? जी, क्षेत्र में तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं एक जर्नलिस्ट मास कॉम का स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ, और मेरा तो यही उद्देश्य है कि शिक्षा और एजुकेशन, हेल्थ और अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे इतनी इंक्रीज होती जा रही है इस गवर्नमेंट में। और जीडीपी भी इतनी मतलब डिक्रीज होती जा रही है। इसमें सरकार का कोई अच्छी तरीके से कोई ध्यान नहीं है। और सरकार ने एक चुनाव में ऐसा इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया है, सबको क्षेत्रवाद में और जातिवाद में इधर उधर भटका दिया है। और कोई भी सरकार जो है एजुकेशन पे और एम्प्लॉयमेंट पे अच्छी तरीके से कोई भी मतलब बात नहीं करना चाहती है। मुजम्मिल हमारे स्टूडेंट हैं, तो इन्होंने एक बात कही कि सरकार भटका रही है, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया। देखो, हर सरकार अपने एजेंडे पे काम करती है, लेकिन जो भटक रहा है वो किस एजेंडे पे काम कर रहा है? मतलब जनता अगर भटक रही है मैं तो जनता की गलती मानूंगा। सरकार तो चाहती है, हर सरकार अपने एजेंडे पे काम करती है, हर सरकार अपने वोट बैंक के लिए काम करती है। तो लेकिन जो भटक रहा है गलती तो उसकी है। ये काफी अच्छा सवाल है कि जो भटक रहा है वो उसकी गलती है, उसको उधर ना ध्यान देके अपनी तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए, ज्यादातर ध्यान देना चाहिए। जी, आपकी तरफ आता हूँ। ये हमारे जो मास्टर जी है, इन्होंने कहा है कि मतलब सरकार का काम है काम करना, जो भटक रहा है भटक रहा। अब एक बात बताइए मुझे आप, अगर भटकेगा कौन सबसे ज्यादा? जो बेरोजगार होगा वो भटकेगा। जब सरकार रोजगार नहीं देगी तो क्या करेगा आदमी? भटकेगा नहीं भटकेगा? ना, बड़ी बात की है। अगर जो बेरोजगार होगा, सरकार रोजगार नहीं देगी तो वो भटकेगा। इस पर क्या सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं। फिर दूसरे, भारत एक देश नहीं है बल्कि एक दुनिया है। यहाँ एक ही साथ भारत का एक हिस्सा समंदर से टच होता है और एक ही साथ दूसरा हिस्सा रेगिस्तान होता है, और एक ही साथ दूसरे एक हिस्से में बर्फ पड़ रही है, एक हिस्से में खुश्की है, कहीं बंगाल की खाड़ी है। तो भारत एक छोटा देश नहीं है, बड़ा देश है। जनसंख्या का मुद्दा है और इन्वायरमेंट का मुद्दा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, यहाँ पे इतने संसाधन है नहीं कि हर आदमी को रोजगार दिया जा सके। हर सरकार काम करती है, ये सरकार भी काम कर रही है।
हर किसी को रोजगार नहीं दिया जा सकता, इनका मानना ये है। हर किसी को तो रोजगार नहीं दिया जा सकता। जिसकी काबिलियत होगी, काबिलियत के दम पे वो रोजगार प्राप्त करता है, अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छी व्यवस्था करता है, तो तब जाके उसको रोजगार मिलता है। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, वो बात सही है आपकी, मास्टर जी की बात सही है, आपकी बात सही है। मेरा मेरा उद्देश्य ये है, मेरा क्वेश्चन सरकार से ये है, वर्तमान सरकार से, जो देखो क्वेश्चन किससे किया जाता है, जो सरकार वर्तमान में काम करती है, जो विपक्ष में तो उससे क्वेश्चन नहीं होता है। लेकिन अभी देखिए, आपने देखिए बहुत सारी वैकेंसी आती है। पहली बात तो वैकेंसी आ ही नहीं रही, नहीं है वैकेंसी, जो आती है उसमें पेपर कितना लीक होता है। ये भी अच्छा सवाल है आपका। तो इसीलिए इसीलिए जो है आज का जो युवा है, जो भटक रहा है, बेरोजगार है, वो क्या करेगा बताइए। जब वैकेंसी भी क्लियर नहीं, अभी बताइए उसमें अभी कोई कोई भी फॉर्म निकलता है, कोई भी गवर्नमेंट कोई भी फॉर्म निकालती है, उसमें फीस पे करने के लिए कितना पैसा लगता है ये बताइए आप। 800 रुपये, 1000 रुपये, 900 रुपये लगते हैं। अब वो बताइए, वो पेपर लीक हो जाता है, दोबारा से उसकी फीस वगैरह का उसका क्या होता है। उससे पूछिए जो बंदा बेरोजगार है, जो 100 रुपये भी नहीं कमा सकता, उसका क्या हाल होगा। या फिर उसके जो बिल्कुल ही गरीब परिवार से है, उसकी स्थिति खराब है, उनके माँ बाप पे क्या बीतती होगी कि बच्चा पढ़ लिख लिया और पेपर लीक हो गया, तैयारी करी उसने, मेहनत करी, तो क्या करेगा वो। क्वेश्चन लीक का बड़ा मामला उठाया है इधर से। क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। देखो हर सरकार में क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं, हर सरकार में भर्तियां कोर्ट में फंसती हैं। लेकिन मेरा एक मानना है कि जब आप चुनाव में मतदान करने जाएं, सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ मतदान कम होता है। 60% लोग मतदान करते हैं, यानी 100 में से 60 लोग वोट डालने जाते हैं। अगर त्रिकोणीय मुकाबला हो तो एक कैंडिडेट को 20 वोट मिले, एक को 19 मिले और एक को 21 मिले, यानी 100 में से जिसको 21 वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। यानी 79 लोगों ने उसको चुना ही नहीं जो जीत के जाता है। तो यानी जो जीत के जा रहा है उसको 79 लोगों ने चुना ही नहीं, 9 लोगों ने चुना ही नहीं। 21 लोगों ने चुना है जो जीत के जा रहा है। तो एक तो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, अपने अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट करें। लेकिन सब लोग निकले तो सही अपने घर से वोट डालने के लिए, लोग निकलते ही नहीं। 60% का पोलिंग होता है, 50% का पोलिंग होता है, यानी आधे लोग वोट ही नहीं डालते। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि सबसे ज्यादा मतदान पे फोकस होना चाहिए, यहाँ का जो परसेंटेज है वो बढ़ना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? देखो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो है वोट डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम वोट नहीं डालने के तो लोकतंत्र जो है कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, वोट डालना चाहिए हमें। लेकिन अब अभी कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा जो करंट में गवर्नमेंट जो काम कर रही है या विपक्ष में है, कोई भी सरकार है, सभी के जितने भी कैंडिडेट हैं, कोई भी कैंडिडेट या सरकार, कोई भी अपना जो सही सही जो इशू है, जो सही मुद्दा है, जैसे हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पे कोई वोट मांगने के लिए तैयार नहीं है। कोई अभी कोई कैंडिडेट आ गया आपके सामने बैठ गया यहाँ के, कोई एजुकेशन पे, हेल्थ पे, किसी भी मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार नहीं, कहने के लिए तैयार नहीं है कि इस पे वोट देना चाहिए। एक सही तरीके से जो चुनावी जो वो होते हैं, मैनिफेस्टो जो होते हैं, कोई भी सरकार सत्ता में आने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे करती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वे कर देंगे, एजुकेशन में सुधार ला देंगे। पता है ये एजुकेशन में कहाँ सुधार है, किसी भी चीज़ में कोई यही नहीं। और इसका जीता जागता सबूत सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो सॉरी मतलब दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, केजरीवाल की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने शिक्षा में, हेल्थ में और बहुत अच्छी तरीके से काम करके दिखाया है। तो ऐसी सरकार होनी चाहिए, ऐसे ही काम करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले सरकार को एजुकेशन पे, रोजगार पे, इन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाबूजी मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपका क्या नाम है? मोहम्मद एहसान। दहसान जी, यहाँ का जो चुनावी माहौल है, कैसा विधायक चाहते हैं आप? विधायक ऐसा जो पब्लिक के बीच है, पब्लिक के काम करे, पब्लिक पब्लिक की समय दे पब्लिक को। फिर भी यहाँ की कुछ किसानों की कुछ समस्याएं हैं। किसानों की समस्या भी है, समस्या तो बहुत कुछ है, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई आता ही नहीं आती। इतने के बाद आया वोट मांग के चले गए, वोट लिए अपने घर चले गए, छुट्टी, बस। कौन आ रहा पब्लिक के बीच? तो यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, पब्लिक के बीच आना पसंद नहीं करते हैं। नहीं आता, कोई नहीं आता जी, अपने मतलब से आते हैं सब लोग। अपना मतलब आया और चले चुनाव का गए। माहौल आ रहा, अब आ रहे हैं, चुनाव हो जाएगा अपने घर जाकर पढ़ते हैं, बस ये यहाँ तो ये है।
जैसे मैं एक गांव में लगातार कैंपिंग के दौरान मैं जा रहा हूँ, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में कर रहा हूँ, तो किसानों की एक दो समस्या निकल के आ रही है। एक तो गन्ने को लेके, दूसरा जो आवारा गोवंश है उनको लेके, उन पे क्या कहेंगे? इनसे तो परेशान है किसान। आवारा पशु फिर रहे हैं, इनसे बहुत परेशान है। और गन्ने का मामला ऐसा ही है जी। अब पेमेंट का मामला, खैर हमारा मिल तो अच्छा पेमेंट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, हमारा मिल अच्छा पेमेंट करता है, टिकल रहा है। क्योंकि लगातार बुआई चल रही है, तो क्या खाद समय पे मिल रहा है? खाद तो मिल रहा है, सब मिल रहा है। यूरिया की दिक्कत आएगी आगे चल के, अभी से आने लगी, बस समझ लो। डाई की भी दिक्कत है फिलहाल तो। जो वर्तमान में सरकार है, कुछ लगता है कि काम कर रही है? बस जी हमें तो लग नहीं रहा ऐसा कर रहा है, जैसे चल रहा काम ऐसे चल रहा, ऊपर नीचे, बस पता कुछ नहीं कैसा हो रहा है, रोल बदोल चल रहा काम तो क्या मन बदलेगा? मन तो बदले में है, पब्लिक का हाथ में है सारा काम। तो किस तरफ, मेरा कहने का मतलब किस तरफ जाएंगे? देखो जी, ये तो पब्लिक का एक रुझान है। अब जो कैंडिडेट जिसे अच्छा लग रहा हो तो उसे देगा वोट। वैसे यहाँ जो जोर है, जो इस टाइम माहौल बना हुआ है, यहाँ समाजवादी का माहौल है, और किसी का कोई माहौल नहीं, कोई कुछ भी कहता रहो। समाजवादी का माहौल मानते हैं। वापस आता हूँ। हाँ जी, किसानों के बारे में क्या कहेंगे? किसानों के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि किसान जो है अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के इस खेती के काम से बाहर निकाले। जब किसानों के बच्चे इस खेती के काम से बाहर निकलेंगे, तभी किसान की दशा सुधरेगी, नहीं तो उससे पहले नहीं सुधरने वाली। पूरा परिवार अगर खेत में ही लगा रहेगा तो इतनी बड़ी इनकम तो है नहीं, क्योंकि अगर खेती में इतनी बड़ी इनकम होती तो जो हमारा वैश्य समाज है, बनिया समाज है, तो वो अपनी जमीन बेच के शहरों में जाके दुकान ना करते, वो तो गाँव में खेती करते रहते हैं। तो इसलिए खेती का काम तो नुकसान का काम है, इतना बड़ा फायदे का सौदा नहीं है। अगर किसी के पास 20 बीघे जमीन है तो उसकी कीमत तो है करोड़ों में, लेकिन इनकम है उसकी हजारों में। जबकि किसी चीज में अगर आपने 1 करोड़ रुपए लगाए तो साल में आपको कम से कम 20 लाख की इनकम होनी चाहिए। किसान को पूरे साल में जाके पता लगेगा सारा दे दिला के 1 लाख रुपए बचे उसको। तो किसान का काम तो बहुत मुश्किल काम है। अभी अभी किसान का चल रहा है, गन्ने का चल रहा है। गन्ने का रेट बताइए आप, सरकार ने क्या दे रही है? कुछ भी नहीं दे रही। बाकी नहीं तो और सभी के हिसाब से जैसे सबका रेट बढ़ता है, सबकी इनकम बढ़ती है, इसलिए गन्ने का रेट भी कम से कम 500 होना चाहिए। गन्ने के रेट पे क्या? गन्ने के रेट पे तो ये है, अभी फिलहाल जो रेट मिल रहा है, उम्मीद थी कि इस बार बढ़ेगा नहीं, लेकिन बढ़ नहीं पाया। जितनी महंगाई है उसके हिसाब से तो गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए, कम है गन्ने का आप भी मानते हैं कि गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। जितनी लागत है खेतों में, और फिर बीमारियां इतनी है, किसान जो है बिल्कुल खड़ी फसलें बर्बाद होगी। खैर बीमारी में तो सरकार का कोई रोल नहीं है, लेकिन सरकार किसान को थोड़ा आर्थिक रूप से मदद करके जो है किसान की मुश्किलों को थोड़ा कम कर सकती है, ये कहूंगा। और मैं फिर यही कहूंगा, वही बात जो मैंने पहले कही थी, कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, अपने घरों से निकलें, अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दें। निकलें तो सही, 50% लोग निकलते हैं। सरकार की जो किसान सम्मान निधि है, उसके आप किस तरफ देखते हैं? किसान सम्मान निधि, नहीं, उससे काफी लोगों को सहायता मिल रही है, मदद मिल रही है। लेकिन एक चीज मेरे जहन में एक सवाल आता है कि जिस व्यक्ति के 27 बीघा जमीन है उसको 2,000 रुपए मिल रहे हैं। 2,000 रुपए कितने दिन में मिलते हैं? 2,000 रुपए, अरविंद भाई, 2,000 रुपए 2 महीने का 4 महीने में 2, यानी 500 रुपए महीना उसको मिलता है, भत्ता मिलता है उसको। लेकिन जिसके 1 भी बीघा जमीन नहीं उसको क्यों नहीं मिलता? 27 बीघा जिसके पास जमीन है, यानी 1.5-2 करोड़ रुपए की जमीन जिसको है, उसको तो गवर्नमेंट 500 रुपए महीना भत्ता दे रही है। लेकिन जो बेचारा गरीब आदमी है, मजदूर है, उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि मजदूरों के लिए भी इस तरह का सम्मान निधि जारी होनी चाहिए।